नेक्स्ट जो आपका चैप्टर रिकमेंड फंक्शन, लास्ट जो आपको करवाया था फैक्टोरियल एंड फिबोनाची सीरीज का कंसेप्ट इन सी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है आपका जो रिकर्जन यूनिट चल रही है उसमें टोटल 5 टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे, क्विक शॉर्ट और मर्ज शॉर्ट मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अभी जो लास्ट वीक किया था फैक्टोरियल एंड फिबोनाची सीरीज थी, एंड फिफ्थ टॉपिक इज एकरमैन फंक्शन। Yes, what is this? What is Ackermann function? होता क्या है? It is a function with two arguments. ठीक है, each of which can be assigned any non-negative integer. Non-negative मतलब समझते हो पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि आपका ये जो Ackermann फंक्शन होता है इसके अंदर जो भी हम वैल्यूज देते हैं वो वैल्यूज आपकी ऑलवेज क्या रहती है, पॉजिटिव या फिर जीरो। यहाँ पे आपकी कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं रह सकती। ठीक है, तो आप Ackermann फंक्शन को कैसे डिफाइन किया जाता है, एक वो फंक्शन जो कि दो आर्ग्यूमेंट लेता है और वो दो आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं वो कैसे होने चाहिए, वो नॉन नेगेटिव होने चाहिए, यानी कि वो पॉजिटिव होने चाहिए या फिर आप उसको ज़ीरो ले सकते हो। ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज जो होती है -1 -2 एंड सो ऑन, दे आर नॉट अलाउड इन दिस Ackermann फंक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है आपका Ackermann फंक्शन किस टाइप का फंक्शन है, ये कंप्यूटेबल फंक्शन है। कंप्यूटेबल फंक्शन समझते हो, विच इज़ यूज टू कंप्यूट समथिंग। कंप्यूटेशन मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो, किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो और सॉल्व करने के बाद आपको एक वैल्यू मिल रही है, यानी कि यू आर कंप्यूटिंग ए वैल्यू। ठीक है, सो Ackermann फंक्शन भी कौन सी कैटेगरी का होता है, ये इट इज़ अ काइंड ऑफ कंप्यूटेबल फंक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इट, computable function means कंप्यूट ऑफ वैल्यू, या आपको कोई आंसर देगा, कोई सॉल्यूशन देगा, कोई वैल्यू देगा। और अगर आप Ackermann फंक्शन की बात कर रहे हैं तो अभी आप बताया आपको कैसी वैल्यू देगा, आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, अब ये इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ फंक्शन विद टू आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स, दैट इज द सेम थिंग जो हम पास कराएंगे फंक्शन के साथ। सो इट इज़ अ फंक्शन विद टू आर्ग्यूमेंट्स, each of which can take any known negative integers. Clear? So this is what Ackermann function. First of all, ये कौन सी वैल्यू देता है, कंप्यूटेबल फंक्शन जो कि आपको वैल्यू कंप्यूट करके देगा। सेकेंडली ये है क्या, ये एक फंक्शन है जिसमें कि दो आर्ग्यूमेंट पास कराएंगे हम, और वो दो आर्ग्यूमेंट कैसे होंगे आपके, नॉन नेगेटिव होंगे। नॉन नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिखते हैं, कैसे आप इसको डिक्लेयर करते हो Ackermann फंक्शन को। सी के अंदर कोई भी फंक्शन है या मैथ्स में भी आप फंक्शन लेते हो, कैसे उसको यूज़ करते हो, इस टाइप से। अगर मैं कोई फंक्शन ले रही हूँ यहाँ पे fn, दिस इज अ फंक्शन जो आप मैथ्स में भी यूज़ करते हो, हम सी के अंदर भी यूज़ करते हैं। ये क्या बताता है कि ये एक फंक्शन है। फंक्शन कैसे है ये आपको कैसे पता लगा, क्योंकि इस नेम के बाद हमने क्या लिया है, ब्रैकेट्स ले लिए, तो ये क्या बन गया, एक फंक्शन बन गया। ठीक है, अब ये क्या बता रहा है कि इस फंक्शन का नाम क्या है, एफ, और इस फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर इज द सेम थिंग, जो हम ब्रैकेट में पास करते हैं उसको आप आर्ग्यूमेंट्स भी बोल सकते हो या फिर उसके पैरामीटर्स भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर हम एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, एन। क्लियर, ये सिंपल एक फंक्शन है, बेसिक फंक्शन।
अब आपकी बात आ रही है एकरमैन फंक्शन की। एकरमैन फंक्शन क्या कहता है कि एक वो फंक्शन है जिसमें कितने होंगे, कितने आर्गुमेंट्स होने चाहिए, 2 आर्गुमेंट्स होने चाहिए। जैसे अगर आपके पास इस तरह से कोई डिफाइन किया हुआ है, इसको ए ही लिखते हैं हम हमेशा, जो मैं इसके लिए लिख रही हूँ वो नाम फिक्स्ड है ए, ठीक है। ए ऑफ कैसे लिखा जाता है ये, एम कोमा एन, दिस इज व्हाट द एकरमैन फंक्शन। कैसे है कि ये हमारा एक फंक्शन है ए नाम का, जिसके अंदर हमने क्या किया है, 2 आर्गुमेंट्स पास कराए, ठीक है। अभी जस्ट हमने 2 आर्गुमेंट लिए हैं एम और एन, अभी इनको कोई भी वैल्यू नहीं दी है। अगर मुझे इसको एज एन एकरमैन फंक्शन यूज करना है तो उसके लिए जो हम इसकी वैल्यूज इसको असाइन करेंगे वो पॉजिटिव ही असाइन करेंगे एम और एन को, प्लस हम जीरो भी इनको दे सकते हैं, ठीक है। तो जीरो और पॉजिटिव वैल्यूज आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। और एकरमैन की जो डिक्लेरेशन होती है वो आपकी इस टाइप से होती है, कैपिटल ए और विद इन ब्रैकेट्स आपको 2 पैरामीटर लेने हैं, दैट इज एम कोमा एन, इट मीन्स 2 आर्ग्यूमेंट्स आर पासिंग विद दिस फंक्शन ए, ठीक है। दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ दिस फंक्शन इन सी, ओके। अब इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, आप कैसे इसका यूज करके कंप्यूट करेंगे कोई भी वैल्यू। सो देखो इसमें क्या है, जो डेफिनेशन में मैं आपको बताऊंगी, ये 3 इसके कंसेप्ट हैं जो कि आपको ये लर्न करने होंगे, ठीक है। जैसे कि कैसे होता है यहाँ पे, इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं, ए ऑफ एम कोमा एन, 3 केसेस होते हैं यहाँ पे, 3 कंसेप्ट कह सकते हैं, इक्वल्स टू। अब फर्स्ट केस जो है इसका यहाँ पे क्या होता है, इफ एम इक्वल टू 0, ठीक है। एम और एन दो को हमें 2 आर्गुमेंट्स में वैल्यू पास करानी है। अब ये क्या कहता है कि फर्स्ट केस में कि अगर एम आपका 0 है, एन की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, नेगेटिव को छोड़ के एन की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, एम अगर आपका 0 है तो उस केस में आपको क्या करना होता है, आंसर में आंसर क्या आता है आपका n+1 जस्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे अगर मैं एक यहाँ पे लेती हूँ एक फंक्शन ए ऑफ 0 कॉमा एन की वैल्यू, सपोज मैंने यहाँ पे 1 ले ली, ठीक है। तो आप पहले ये चेक करेंगे कि ये कौन से केस से मैच कर रहा है। अभी मैंने आपको एक ही केस बताया, फर्स्ट केस, कि जहाँ पे आपकी एम की वैल्यू क्या रहती है, 0 रहती है, ठीक है। तो इस केस में आपको दिख रहा है कि फर्स्ट आर्गूमेंट हमेशा एम ही होगा और सेकेंड आर्गूमेंट हमेशा एम रहेगा, ठीक है। एम की वैल्यू हमको 0 दिख रही है, तो हमें क्या करना है, आंसर इसका क्या आएगा कि जस्ट हमें क्या दे देना है, n+1। एन की वैल्यू कितनी दिख रही है यहाँ पे आपको 1, तो इट मीन्स जो आपका आंसर आएगा ए ऑफ 0,1 का, इट विल बी 2। क्यों, क्योंकि हमारा ये ऑलरेडी डिफाइंड है कि अगर हमारा m 0 होगा देन वी हैव टू टेक आंसर एज n+1, ठीक है। सेकेंड केस देखो इसका, इफ m is greater than 0 and n is 0, ये सेकेंड केस है। सेकेंड केस क्या कहता है कि अगर आपकी m की वैल्यू 0 से बड़ी है, ग्रेटर है, और n आपका 0 है, दोनों आपको चेक करना है, यहाँ पे एंड आ जाता है तो देन यू हैव टू चेक फॉर बोथ कंडीशन। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, क्या आंसर आएगा आपका, हमें क्या लेना है, ए ऑफ m-1 कॉमा 1, ठीक है। ये आपके, ये जो मैं यहाँ पे वैल्यूज लिख रही हूँ, इफ कंडीशन एंड देन जो आपका देन पार्ट में सारा जो मैं लिख रही हूँ, ये आपको फिक्स्ड है, आपको यही लेना होता है अगर ऐसी कोई केस आपके पास आता है तो, ठीक है। तो ये केस क्या कहता है कि m इज ग्रेटर देन 0 एंड n इज इक्वल टू 0, इट मीन्स अगर आपके पास इस टाइप की कोई वैल्यू है, जैसे मैं यहाँ ले लेती हूँ 3 कॉमा एंड 0 ले लिया मैंने, ठीक है। आपको ये दिख गया, यहाँ पे आप चेक करोगे कौन से केस से मैच कर रहा है, सेकेंड केस से मैच कर रहा है, इट मीन्स यहाँ पे क्या है, m बड़ा है आपका, 3 है m की वैल्यू और n की वैल्यू कितनी है, 0। तो आपको इसका आंसर जो लेना है, क्या लेना है, इक्वल्स टू ए ऑफ m-1, m की वैल्यू कितनी है, 3, 3 - 1 करोगे 2 कॉमा, उसके बाद आपको यहाँ पे 1 ही लेना है, चाहे n की वैल्यू आपकी 0 दे रखी है, कुछ भी 0 ही लेनी है, खैर आपकी 0 चेक करोगे जब भी आपका केस आपका अप्लाई होगा। तो n की वैल्यू आपको कितनी लेनी है, फिक्स है यहाँ पे 1 ही लेनी है, ठीक है। तो ये जो केसेस मैं आपको बता रही हूँ, क्या कंडीशन पे क्या रिजल्ट है, ये आपको लर्न करना है। जैसे m 0 होगा तो n+1 आंसर आएगा जस्ट,
और अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और n 0 है तो उस केस में ये आपको अप्लाई करना है, a ऑफ m माइनस 1 कॉमा 1। अब थर्ड केस देखो इसका, a ऑफ m माइनस 1 कॉमा, थर्ड केस क्या है आपका, इफ m इज ग्रेटर देन 0 एंड n इज ग्रेटर देन 0। ये आपका थर्ड केस है कि दोनों आर्ग्यूमेंट्स जो आप ले रहे हो m और n दोनों ही 0 से ग्रेटर है। तो उस केस में जो आपको रिजल्ट देना है वो क्या लेना है, क्या अप्लाई करना है, a ऑफ m माइनस 1 कॉमा अगेन a ऑफ m कॉमा n माइनस। क्लियर? अगर आपका ये थर्ड केस आता है तो एट दैट टाइम यू नीड टू अप्लाई दिस a ऑफ m माइनस 1 कोमा, इसके अंदर फिर से आप क्या लोगे अकरमेंट फंक्शन a ऑफ m कोमा n माइनस 1। ठीक है, तो इट मीन्स आपके पास अगर जैसे ऐसा कोई है थर्ड a ऑफ m ग्रेटर देन 0, कोई वैल्यू ले लो आप, n ग्रेटर देन 0 मैंने 5 ले लिया इनको। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द रूल हम इस पर क्या अप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू a of m minus 1, what is the value of m, 4, 4 minus 1 is 3 comma again a of, उसके बाद अंदर क्या है आपका m कॉमा n माइनस 1, तो m की वैल्यू एज इट इज रहेगी अभी इस टाइम पे, कॉमा n माइनस 1, अब आपकी n की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1, तो n की वैल्यू मैंने कितनी ली है 5, 5 माइनस 1 मैं करूँगी 4, दिस एंड दिस। ठीक है, अगर ऐसा आपका कोई केस आता है जैसे हम क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे, तो उस केस में आपको क्या करना होता है कि अगेन जो ये A44 है इस पर फिर आप अप्लाई करो कि कौन सा केस मैच कर रहा है। कब तक हम ये करते हैं, जब तक कि हमको ये जो फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिए कंडीशन इस टाइप से कोई वैल्यू नहीं आ जाती है। ठीक है, हम इस ए पार्ट को अकरमेंट फंक्शन को सॉल्व करते जाएंगे अपने प्रोग्राम में या फिर अपने क्वेश्चन में, कब तक, जब तक कि हमें एक सिंगल इंडिविजुअल वैल्यू नहीं मिल जाती उस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, और वो आपको कैसे मिलेगी, आपको जस्ट करना क्या है कि आपको केसेस से मैच करना है, कौन से केस से वो मैच हो रहा है, जस्ट वही केस उस पर अप्लाई कर देना। ठीक है, अब ये तो इसके थे रूल्स जो कि आपको लर्न करने हैं, ये प्री डिफाइंड है, इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें जस्ट आपको कंडीशन देखनी है, कंडीशन क्या है और उससे अकॉर्डिंग आप क्या अप्लाई करोगे। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। सपोज आपके पास कोई क्वेश्चन है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ ए ऑफ 1 कॉमा 2। ठीक है, अगर आपके पास ये तो एमसीक्यू में भी आ सकता है आपका और ये सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। सब्जेक्टिव में आएगा तो जस्ट इस टाइप से जैसे मैंने आपको यहाँ लिखा है, और एमसीक्यू में भी इसी टाइप से आपका आ जाएगा और ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको वैल्यूज़ के, तो आप ये सॉल्व करके देखोगे कि कौन सा उसका एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक है, तो इसका मेन सॉल्व करने के लिए जस्ट आपको 3 केसेस जो है लर्न करना है। ओके, अब स्टार्ट करो इसको सॉल्व करना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या देखना है, अकरमेंट फंक्शन क्या है, यहाँ पे ए ऑफ 1 कॉमा 2 हमने लिया, देयर इज अ प्रॉब्लम इज, यानी कि वी हैव टू अप्लाई द केसेस ऑन दिस। क्लियर? अब आप ये चेक करोगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। सो m की वैल्यू आपकी क्या है 1, 1 मीन्स ग्रेटर देन 0, n की वैल्यू क्या है 2, इट इज आल्सो ग्रेटर देन 0। क्लियर? अब ये देखो कौन सा केस आपका मैच कर रहा है, थर्ड केस, m की वैल्यू भी ग्रेटर है 0 से और n की वैल्यू भी ग्रेटर है 0 से, तो यहाँ पे हमें क्या अप्लाई करना है, ये वाला पार्ट, तो ये अप्लाई करो। अब इस पे कैसे लिखोगे, a ऑफ m माइनस 1, m की वैल्यू कितनी है 1, 1 माइनस 1 0, a ऑफ m, अब m एज इट इज कॉमा n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी है 2, 2 माइनस 1 आप करोगे 1, इसको क्लोज करो और यहाँ भी क्लोज। ठीक है, ये आपका इसमें क्या करते हैं मैथ्स की तरह, यहाँ पे आप इक्वेशन नेम देते जाना, दिस इज योर इक्वेशन 1। क्लियर है?
सिंपल हमने क्या चेक किया, एम और एन की वैल्यू, और वो कौन से केस से मैच किया, तो अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम वो मैच किया थर्ड केस से। सो थर्ड केस का जो रूल था वो इस पर अप्लाई कर दिया। ठीक है, ए ऑफ 0 कोमा ए ऑफ 1 1 हमारे पास आ गया। अब ये सॉल्व नहीं हुआ, हमें कितना सॉल्व, हमें तो एक वैल्यू, एक सिंगल इंडिविजुअल वैल्यू कंप्यूट करनी है इसके लिए। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो ये सेकेंड पैरामीटर है ए ऑफ 1 1, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो अब इसको सॉल्व करो। अब देखो, अब ये कौन से केस से मैच कर रहा है, देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे एम और एन दोनों, ये भी थर्ड कंडीशन से ही मैच कर रहा है, क्योंकि एम और एन की वैल्यू यहाँ भी ग्रेटर है 0 से। तो अगेन वही आप पार्ट इस पे अप्लाई करोगे, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ए ऑफ एम माइनस वन। अब फर्स्ट पैरामीटर क्या बन जाएगा यहाँ पे, एम माइनस वन। अब इस केस में एम की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 माइनस वन आपने किया 0, कॉमा अगेन ए ऑफ एम एज इट इज, अब कॉमा एन माइनस वन। एन की वैल्यू कितनी है अब इस केस में आपकी 1, 1 माइनस वन विल बी 0। सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, अभी भी इंडिविजुअल वैल्यू नहीं आया आपके पास। अब थर्ड लो आप, ए ऑफ 1 कॉमा 0। अब इसे चेक करो, ये आपका कौन सी कंडीशन से मैच कर रहा है, ये आपका देखो सेकेंड कंडीशन से मैच कर रहा है, ऑफ 1 कॉमा 0। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे m जो है वो ग्रेटर देन 0 है और n जो है वो 0। ठीक है, तो इसके लिए आप ये सेकेंड वाला पार्ट अब अप्लाई करोगे। तो सेकेंड जब आप इस पर अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इक्वल्स टू ए ऑफ एम माइनस वन। एम माइनस वन यानी कि एम की वैल्यू है 1, 1 माइनस वन क्या, 0 कॉमा 1। ठीक है, ये 1 क्यों लिखा है, क्योंकि आपका जो रूल है ये यही कहता है कि अगर हमारे पास m ग्रेटर देन 0 है और हमारे पास ये n की वैल्यू 0 है, तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो क्या होगा, ए ऑफ एम माइनस वन कोमा 1। तो एम माइनस वन किया तो आपके पास 0 आया और 1 एज इट इज। ठीक है, अब अभी भी इंडिविजुअल नहीं है वैल्यू, अब फिर से आप क्या करोगे, ए ऑफ 0 1 को कंप्यूट करोगे। नाउ कंप्यूट अगेन ए ऑफ 0 कोमा 1 इक्वल टू, अब देखो ये कौन सा केस है, ये फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस आपको दिख रहा होगा, इफ m इक्वल्स टू 0, n चाहे कुछ भी हो, अगर m की वैल्यू 0 है देन आंसर आपको क्या देना है, n प्लस वन। ठीक है, तो इस केस के अकॉर्डिंग m हमारे पास 0 है, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, n प्लस वन। n की वैल्यू कितनी है, 1, 1 प्लस वन इज 2। हो गया। अब आपको क्या करना है, ए ऑफ 0 1 की वैल्यू आ गई, इंडिविजुअल वैल्यू आ गई। अब हमें कंप्यूट किसकी करनी थी, 1 कॉमा 2 की, तो अभी 1 कॉमा 2 की नहीं आई है, बट यहाँ से जैसे जैसे हम सॉल्व करते गए आपको ए ऑफ 0 1 की वैल्यू मिल गई। अब आप सिंपली करोगे क्या, ए ऑफ 0 1 किसके इक्वल आया था, ए ऑफ 1 0 के। तो ए ऑफ 1 0 जहाँ पर भी है वहाँ पे आप कौन सी वैल्यू डाल दोगे, ये 2 वैल्यू वहाँ पे पुट कर दोगे। तो ए ऑफ 1 0 हमारे पास आपको दिख रहा है सेकेंड इक्वेशन में है, तो इस सेकेंड इक्वेशन में अब ये ए ऑफ 0 1 की वैल्यू आप पुट कर दोगे। समझ में आया ना कैसे, क्योंकि ए ऑफ 0 1 2 आया और ए ऑफ 0 1 जो था हमारे पास किससे आया था, ए ऑफ 1 0 से। सो ए ऑफ 1 0 जहाँ पर भी है वहाँ पे हम उसकी वैल्यू डाल देंगे जो कि है 2। तो यहाँ पे लिखो ए ऑफ 1 कॉमा 1 इक्वल टू ए ऑफ 0 कॉमा, अब ए ऑफ 1 कॉमा 0 दैट इज 2।
हो गया, इसके इक्वल आ गया। अब ए ऑफ वन वन की जो वैल्यू आई है आपके पास वो कितनी आई है, ए ऑफ 0,2। अब इसको चेक करो, आगे फर्दर सॉल्व करो। आप देखो ए ऑफ 0,2 को, ए ऑफ 0,2 आपका इजीली आ जाएगा, क्योंकि इसमें हमें क्या करना होता है, जब आपका एन की वैल्यू 0 होती है तो बस हमें क्या देना होता है, एन की वैल्यू +1 कर देनी होती है। तो यहाँ पे आया ए ऑफ 0,2 इक्वल टू क्या है, कौन सा कंडीशन अप्लाई हो रही है यहाँ पे, फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है कि अगर m 0 है तो n को जस्ट +1 कर दो। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, तो 2 + 1 कर दो तो ये कितना आ गया आपके पास 3। तो ए ऑफ 0 2 3 आया है, तो ए ऑफ 0 2 किसके इक्वल है, ए ऑफ 1 1 के इक्वल है। इट मीन्स जो ये 3 वैल्यू अब वो किसकी हो गई, ए ऑफ 1 1 की। तो अब जहाँ पर भी जिस भी इक्वेशन में ए ऑफ 1 1 प्रेजेंट है वहाँ पे आप क्या डाल दो, 3 डाल दो। तो ए ऑफ 1 1 आपका कौन सी इक्वेशन में प्रेजेंट है, देखो फर्स्ट इक्वेशन में। तो यहाँ पे आप लिखो जस्ट पुटिंग ए ऑफ 0,2 वैल्यू इन इक्वेशन 1। हो गया, इक्वेशन 1 क्या है अब आपके पास, ए ऑफ, यहाँ पे है आपके पास फर्स्ट इक्वेशन में 0, ए ऑफ 1 1 है, ए ऑफ 1 1 कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गया, 3 लिख दिया अब यहाँ पे इसकी जगह, और ये प्लस। ठीक है, अब देखो अब ये कौन सा केस आपका बन रहा है, ये आपका फर्स्ट केस बन रहा है। क्योंकि यहाँ पे m0 है, m0 है तो इट मीन्स हमें आंसर क्या देना है, n+1। तो इस केस में n की वैल्यू कितनी है आपकी 3, 3+1 आप करोगे तो 4। ठीक है, तो ये आपका ये जो कंप्लीट इक्वेशन थी ये किसकी थी, किसके लिए हमने ये बनाया था, ये इक्वेशन आपकी जो थी, जो हमारा क्वेश्चन था उसके लिए बनी थी, ए ऑफ 1,2 के लिए। सो ए ऑफ 1,2 किसके इक्वल आया था हमारे पास, अब ए ऑफ 0,3 के, और ए ऑफ 0,3 जो है वो कितना आपके पास 4। सो इट मीन्स जो हमारा एक क्वेश्चन था ए ऑफ 1,2 उसकी वैल्यू कितनी आई आपके पास 4। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो इसके लिए आपको ये तीनों केस लर्न करो, और कोई भी क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व करके देख सकते हो खुद प्रैक्टिस के लिए भी। ठीक है, एमसीक्यू में आपको दे सकते हैं, क्योंकि जस्ट आपको क्या देन करना है यहाँ पे, क्वेश्चन में ये देना है इनको, और आपको ऑप्शन देने हैं। ऑप्शन में जैसे तुम सॉल्व करके फाइंड आउट करोगे वैल्यू, उस वैल्यू पे करेक्ट वैल्यू पे टिक करना है। ठीक है, तो ए ऑफ 1 2 ये कॉमन एग्जाम्पल है इसका, इसका तो वैसे भी लर्न कर सकते हो। ऑफ 1,2 की वैल्यू जो आती है 4 आती है। ठीक है, बट आपका सब्जेक्टिव पेपर में तुमको पूरा अप्लाई करके ये दिखाना है कैसे आपका ये सॉल्व। समझ में आया इसका, मैं ये दोबारा बताऊँ मैं फिर से इसको। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो उसको आप पहले चेक करोगे कि वो तीनों केस में से कौन से केस से मैच कर रहा है। 3 केस होते हैं इसके यहाँ पे एकरमेंट फंक्शन के। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमने देखा कि ये हमारा जो है 1,2 ये थर्ड केस से मैच कर रहा है, जहाँ पे m और n दोनों ग्रेटर है 0 से। ठीक है, तो जब भी ये दोनों ग्रेटर होंगे तो हमें ये वाला पार्ट अप्लाई कर देना, ए ऑफ m-1 ए ऑफ m-n-1। तो जब आपने इस पर ये अप्लाई किया 1,2 पे तो आपके पास क्या मिला, ए ऑफ 0, ए ऑफ 1,1। ये हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1। ठीक है, उसके बाद हमें अगेन इसके अंदर जो सेकंड पैरामीटर अब उसको सॉल्व करना, क्योंकि हमें एक सिंगल वैल्यू चाहिए। तो ए ऑफ 1 1 अब हमने लिया, अब इसको सॉल्व किया। तो इसका भी केस थर्ड वाला ही है, क्योंकि m और n दोनों आपकी ग्रेटर देन है 0। तो थर्ड वाला केस ही इस पर भी अप्लाई किया, तो आपको क्या मिला, ए ऑफ 0, ए ऑफ 1,0, जिसको आपने कर दी थी इक्वेशन 2। आफ्टर दैट इसके अंदर भी हमारे पास अभी एक और फंक्शन प्रेजेंट है, तो अब हम इसको लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे ए ऑफ 1,0 को। तो ये कौन से केस से हमारा अप्लाई हुआ, कौन से केस से मैच हुआ, सेकंड से, जहाँ पे n की ग्रेटर देन 0 और n की इक्वल्स टू 0 है। तो सेकंड केस से रिलेटेड जो भी हमारी पार्ट था देन पार्ट, वो हमने इस पर अप्लाई कर दिया, ए ऑफ m-1,1। तो ए ऑफ m-1 और 1 किया तो आपके पास क्या मिला, ए ऑफ 0,1 हो गया, 3 इक्वेशंस बन गई। अब हमको कहाँ क्या करना है, ए ऑफ 0,1 को सॉल्व करना पड़ेगा एक इंडिविजुअल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो ए ऑफ 0,1 जो है ये फर्स्ट कंडीशन से आपका मैच हुआ, क्योंकि जहाँ पर भी m 0 होता है तो हमको वहाँ पे जस्ट आंसर दे देना होता है n+1। तो यहाँ पे आंसर आ गया 2। तो हम एक इंडिविजुअल वैल्यू हमको मिल गई, तो ये वैल्यू जहाँ पर भी ये 0 1 प्रेजेंट है वहाँ डाल दी। तो वहाँ आपने डाली तो यहाँ था 2, तो 2 किसकी वैल्यू बन गई, ए ऑफ 1,0 की। अब आपने चेक किया कि ए ऑफ 1,0 प्रीवियस कहाँ पे है, तो वो आपका सेकेंड इक्वेशन में है। तो सेकेंड इक्वेशन में आपने ये 2 वैल्यू को पुट किया।
तो यहाँ पे जब हमने टू वैल्यू पुट किया, ए ऑफ 0,2 बन गया। हमें तो एक इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए, तो अगेन हम 0,2 को सॉल्व किया। तो 0,2 को जब आपने सॉल्व किया तो ये भी फर्स्ट केस से ही मैच किया, तो इसमें हमने क्या रिटर्न किया, n+1। तो n+1 2+1 किया तो आपके पास कितना आ गया, 3 आ गया। अब ए ऑफ 0,2 किसके इक्वल आया था, किसके इक्वल था, 1,1 के। तो ए ऑफ 1,1 की जगह पे हम क्या डाल देंगे, इसकी वैल्यू जो 3 आई है, ठीक है। सो आपने चेक किया ए ऑफ 1,1 कौन सी इक्वेशन में है, ये फर्स्ट इक्वेशन में है। तो फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, दैट इज 3। तो आपको क्या मिल गया, ए ऑफ 0,3। तो ए ऑफ 0,3 भी आपका फर्स्ट केस से ही मैच किया है, क्योंकि एम 0 और एन की वैल्यू क्या है आपकी, आपको एन की वैल्यू चाहिए कुछ को रिटर्न क्या करना है, n+1। तो एन की वैल्यू 3 है, तो 3+1 किया 4। तो 4 आपका इसका आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर है। तो ये रिकर्जन यूनिट का भी आपका ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे जो है ये रिकर्जन कैसे यूज़ हो रहा है बता सकते हो तुम लोग। रिकर्जन मैंने आपको बताया था, वो फंक्शन होता है जो कि खुद को ही कॉल करता है बार बार। तो इसमें कैसे यूज़ हो रहा है, कहाँ यूज़ हो रहा है, देखो फर्स्ट जब तुमने यहाँ पे सॉल्व किया तो तुम्हारे पास फिर से आया यही फंक्शन, एकरमैन फंक्शन बन गया ना इसके सॉल्व करने के बाद। ए ऑफ 0, ए ऑफ 1,1 आ गया फिर से। अब फिर से हम इसको सॉल्व करेंगे, ए ऑफ 1,1 आ गया। ए ऑफ 1,1 के अंदर फिर से आपका एक और फंक्शन आ गया एकरमैन, ए ऑफ 1,0। क्लियर। तो इस टाइप से वो डिपेंड करता है आपका क्या क्वेश्चन है, इसके उसके अंदर क्या होता है कि बार बार वही फंक्शन आपका कॉल होता रहता है। कब तक हम इसको सॉल्व करते हैं, कब तक चलाते हैं, जब तक कि हमको एक इंडिविजुअल वैल्यू उसके लिए नहीं मिल जाती। और वैल्यू जो यहाँ पे हमेशा रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी या फिर 0 रहेगी, ठीक है। क्लियर है। सो इन दिस वे रिकर्जन यहाँ पे यूज हो रहा है, क्योंकि वो एकरमैन जो फंक्शन है वो खुद ही के अंदर खुद ही को कॉल कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका यूनिट क्विक शॉर्ट मर्ज शॉर्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो लैब होगी तो लैब में उसका प्रोग्राम करेंगे यूजिंग रिकर्जन, ठीक है। अब नेक्स्ट जो यूनिट है आपकी वो है स्ट्रक्चर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग केसेस का। ठीक है। सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इन सी। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे मैंने आपको एरे बताया था, एरे क्या होता है, होमोजेनियस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। इन द केस ऑफ एरे, इफ यू आर टेकिंग एन एरे जो कि आपका किस टाइप का है, इन टाइप का, तो ये जितनी भी वैल्यू आपकी सेव करेगा वो इंट ही होनी चाहिए, यानी कि इंटीजर टाइप की ही होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप एरे को इंट डिक्लेयर कर रहे हैं तो आप उसमें करेक्टर टाइप कोई वैल्यू नहीं दे सकते, डेसिमल्स की वैल्यू नहीं दे सकते, आपको जस्ट कौन सी ही ले सकते हो, इंटीजर वैल्यू, ठीक है। ये इसकी रिस्ट्रिक्शन होती है कि ये होमोजेनियस कलेक्शन होती है डेटा की। होमोजेनियस मतलब सेम टाइप का डेटा, क्लियर। स्ट्रक्चर इसी वे में इससे डिफरेंट होता है कि ये क्या करता है, दोनों ही डेटा सेव करते, डेटा स्टोर करते, दोनों ही कॉमन है कि दोनों ही डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। बट एरे के अंदर हम जस्ट एक ही तरह का डेटा को सेव कर सकते हैं, बट स्ट्रक्चर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को सेव कर सकते हैं, यानी कि इंटीजर टाइप डेटा भी ले सकता है, करेक्टर टाइप डेटा भी ले सकता है और फ्लॉट टाइप डेटा भी ले सकता है। इसमें हम हर तरह के डेटा टाइप की वैल्यूज को सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे एरे को आप होमोजीनियस कलेक्शन बोलते हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस। होमो मतलब सेम होता है, हेट्रो मतलब डिफरेंट। तो दिस इज ऑल्सो योर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन कि आपका जो इन दोनों में से कौन सा हेट्रोजीनियस है और कौन सा आपका होमोजीनियस है। तो होमो मतलब सेम यानी कि एरे, और हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट यानी कि वो क्या होता है हमारे पास स्ट्रक्चर, ठीक है। अब स्ट्रक्चर को कैसे आप डिक्लेयर करते हो देखो।
फर्स्ट ऑफ ऑल एरे और स्ट्रक्चर दोनों में कॉमन क्या है? दे बोथ आर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड समझ रहे हो कि वो हम यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, हम डिफाइन कर रहे हैं। जो भी प्रोग्रामर है, जो प्रोग्रामिंग कर रहा है, वो इसको यूज़ कर रहा है अपने कोडिंग अपने प्रोग्राम में। ठीक है, जो तुम्हारे यहाँ पे ये भी डेटा टाइप्स होते हैं, जो मैंने आपको डेटा टाइप बताए थे, अगर आपको याद हो, चार, फ्लॉट, डबल, वॉइड, दीज आर नॉट यूजर डिफाइंड। ठीक है, दीज आर ऑलरेडी प्री डिफाइंड होते हैं आपके सिस्टम में, ये हमने नहीं डिफाइन किया है, ये ऑलरेडी उस सिस्टम में है। इंट, करेक्टर, प्लॉट, डबल, वॉइड, ठीक है, ये हम नहीं कर रहे। बट अगर हम अपना प्रोग्राम में एरे या स्ट्रक्चर यूज करना चाहते हैं, तो वो एरे और स्ट्रक्चर को हम डिफाइन करते हैं, हम डिक्लेयर करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। जैसे आपको एरे के अंदर 20 एलिमेंट्स को सेव करना है, तो आप उतना ही उसका साइज देते हो। ऐसा नहीं है, फिक्स नहीं है कि आपके सिस्टम में ऑलरेडी एरे का हम 5 ही साइज दे सकते हैं। तो दिस इज नॉट फिक्स। ठीक है, तो स्ट्रक्चर और एरे भी आपके डेटा टाइप ही होते हैं, बट ये यूजर डिफाइंड होते हैं, यानी कि जिसको यूजर्स प्रोग्रामर्स डिफाइन करते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग। बट योर ये जो इंट है, करेक्टर है, प्लॉट है, डबल है, वॉइड है, पांचों आपके प्री डिफाइंड है, फिक्स है, लाइब्रेरी डिफाइंड आपके डेटा टाइप है। ठीक है, जैसे फंक्शंस होते हैं यूजर डिफाइंड और लाइब्रेरी डिफाइंड। लाइब्रेरी डिफाइंड यानी कि जो ऑलरेडी सिस्टम में प्रेजेंट है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। यूजर डिफाइंड जो हम डिफाइन कर रहे हैं, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, so structure and array both are your user defined data type. Okay, second thing है क्या ये? both are used to store data. ठीक है, बट डिफरेंस क्या है कि एरे में सेम टाइप का आता है और स्ट्रक्चर में हम डिफरेंट टाइप का डेटा दे सकते हैं। क्लियर? अब आगे देखो यहाँ पे इन सी के अंदर आप जो भी यहाँ पे बोलेंगे डेटा टाइप फॉर योर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए, तो आप वो हमेशा क्या लोगे? क्या स्मॉल में लेते हैं इसको हम। किसी भी स्ट्रक्चर टाइप डेटा को डिक्लेयर करने के लिए, डिफाइन करने के लिए, हम हमेशा उसके लिए क्या डेटा टाइप यूज करते हैं? कैर। ये भी आपका एमसीक्यू का है कि हम स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए क्या यूज करेंगे? कैर का यूज करेंगे, इसके जो भी आपके डेटा मेंबर्स होते हैं। ठीक है, अब देखो आगे इसकी डिक्लेरेशन कैसे होती है स्ट्रक्चर की। एरे की याद है? एरे की डिक्लेरेशन कैसे? म्यूट कर लो माइक अपना। इंट ए, इस टाइप से हमने एरे को डिक्लेयर किया था। डेटा टाइप, एरे का नाम और साथ में सब्सक्रिप्ट, सब्सक्रिप्ट के अंदर जितना भी आपको साइज देना आपको दे सकते हो। दैट इज द डिक्लेरेशन। ऐसे ही स्ट्रक्चर की डिक्लेरेशन होती है। स्ट्रक्चर की डिक्लेरेशन करने के लिए आप हमेशा क्या यूज़ करोगे? स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करोगे। कीवर्ड क्या होते हैं? जो कि रिजर्व है आपके सिस्टम में। तो हम जब भी स्ट्रक्चर अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे तो स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्ट कीवर्ड के बाद आप नेक्स्ट क्या लोगे यहाँ पे? द नेम ऑफ स्ट्रक्चर, किसका आप स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो। जैसे सपोज मुझे स्टूडेंट डिटेल डालनी है किसी भी कॉलेज के या स्कूल के, तो मैंने उस स्ट्रक्चर का नाम दे दिया स्टूडेंट्स, और उसके साथ में मैंने क्या यूज़ किया? स्ट्रक्ट कीवर्ड। तो इट मीन्स स्ट्रक्ट तो आपको यूज़ करना ही करना है। उसके बाद जो ये यहाँ पे जो आप नेम ले रहे हो, ये कुछ भी ले सकते हो। जिस चीज़ की भी आप डिटेल देना चाहते हो, जैसे बुक की देनी है तो बुक यूज़ कर सकते हो, किसी एम्प्लॉय की देनी है तो एम्प्लॉय यूज़ कर सकते हो, तो कोई भी यहाँ पे नेम यूज़ कर सकते हो। तो ये तो कीवर्ड है। और सेकेंड जो मैंने स्टूडेंट लिखा, ये स्ट्रक्चर का नाम है। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया इसको, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये कर्ली ब्रेसेस है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर में मैंने कुछ भी यहाँ पे बॉडी पार्ट इसका नहीं दिया है। क्लियर? तो इट मीन्स यहाँ पे इतना जो मैंने अभी काम किया है, ये क्या हुआ है? दिस इज द डिक्लेरेशन। डेफिनेशन कब होगी? जब जब मैं इस स्ट्रक्चर में जिसका नाम है स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या दे दूंगी? मेंबर्स दे दूंगी। मेंबर्स मतलब इसके अंदर जो भी इससे रिलेटेड डेटा है वो मैं इसको जब दे दूंगी, तब वो डिफाइन भी हो जाएगा। ठीक है, डिक्लेरेशन और डेफिनेशन पता है ना? डिक्लेरेशन मतलब जब हम उसको सिर्फ बताते हैं कि हाँ मेरा ये एरे है या फिर मेरा ये स्ट्रक्चर है, लेकिन उसके अंदर क्या डेटा प्रेजेंट है, क्या मुझे उसमें ऐड करनी है डिटेल्स, वो हम उसकी डेफिनेशन पार्ट में देते हैं।
ठीक है। सो अब मुझे इसको डिफाइन करना है, तो कैसे डिफाइन करूँगी? फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर में याद रखना कि जब ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज होंगे तो आपका सेमीकोलन लगेगा। नॉर्मली जब हम कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं तो सेमीकोलन क्लोज करने के बाद नहीं लगाते हैं, ठीक है। ये बस आपका स्ट्रक्चर में लगता है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दो। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया स्ट्रक्ट कीवर्ड, मैंने स्ट्रक्चर का नाम दिया है स्टूडेंट्स। आफ्टर दैट कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, अब मैं उसे डिफाइन भी कर रही हूँ, यानी कि उसको वैल्यूज़ दे रही हूँ, उसके मेंबर्स डिफाइन कर रही हूँ, क्या क्या मैं उस स्टूडेंट की डिटेल लेना चाहती हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट के लिए जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या लूँगी? नेम कैसे आता है? अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में आएगा, जैसे आप लोगों का रवि, नवीन। इंटीजर्स तो नहीं है ये, इसलिए हम इसके लिए क्या लेंगे? कैर लेंगे, डेटा टाइप, ठीक है। तो कैर, उसके बाद उसका नाम, और उसके अंदर मैं यहाँ पे साइज़ भी दे देती हूँ कि मैक्सिमम मैंने 20 दे दिया, ठीक है। यानी कि 20 के रेंज के अंदर मैं कोई भी नाम यहाँ पे दे सकती हूँ, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या होगा? स्टूडेंट के लिए मैं जैसे रोल नंबर ले लेती हूँ, रोल नंबर आपके इंटीजर्स में होंगे, तो इसके लिए मैं क्या लूँगी? इंट रोल नंबर, क्लियर। एक ये ले लिया। और मैं क्या ले लेती हूँ? रोल नंबर हो गया आपका, मार्क्स ले लेते हैं, मुझे मार्क्स डिफाइन करने हैं सभी स्टूडेंट के, तो ये भी आपके इंटीजर टाइप में ही आएंगे, इंट मार्क्स। और इसके लिए भी आप एक एरे भी क्रिएट कर सकते हैं चाहे तो, या फिर आप सिंपली लाइक दिस इस तरह से भी ले सकते हैं। तो इसमें मैं दे देती हूँ सिंपल, ले लो इसको तो मार्क्स, ठीक है। इसके अलावा मुझे एड्रेस डिफाइन करना है इन स्टूडेंट्स का, तो मैं कैसे लूँगी? अब एड्रेस में जैसे लोकेशन देनी है, लोकेशन किस तरह से होगी? जैसे फरीदाबाद है तो वो एक अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में होगी, तो उसके लिए आप क्या लोगे? करेक्टर लोकेशन, यहाँ पे ले लो, और उसका साइज़ भी दे दो जैसे 10, एंटर, क्लोज, सेमीकोलन, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन। ये क्या है? मेरे पास स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर मैं क्रिएट कर रही हूँ, और उसके अंदर मेरे 4 मेंबर्स हैं। 4 मेंबर्स मतलब कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन मैं स्टूडेंट्स की ले रही हूँ? नेम, रोल नंबर, मार्क्स एंड देयर लोकेशन, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर के अंदर, अब जब भी आप यहाँ पे वो लोगे, क्या कहते हैं, नेम लेना है, लोकेशन लेनी है, इस टाइप से कोई अल्फाबेटिकल डेटा आप ले रहे हो, तो आप उसको एरे की फॉर्म में ले सकते हो। इस स्ट्रक्चर के साथ एरे भी यूज़ हो रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सबस्क्रिप्ट लगा हुआ है। सबस्क्रिप्ट मतलब ये क्या है? काइंड ऑफ एरे है, जिसमें कि आपकी क्या वैल्यू आएगी? कैर टाइप की वैल्यू सेव हो सकती है। और इसका मैंने साइज़ कितना दे दिया? 20। उसके बाद मैंने क्या किया? रोल नंबर, रोल नंबर के लिए कोई ऐसे लेने की जरूरत नहीं होती, आपको एरे टाइप की इंटीजर टाइप वैल्यूज जितनी भी आपको देनी है आप दे सकते हो। ऐसे मार्क्स आपने लिए है, उसके बाद आपने यहाँ लोकेशन के लिए भी एरे फॉर्म ले लिए, और उसमें आपने कितना साइज दे दिया? 10, ठीक है। तो ये तो डिपेंड करता है कि आप इस कर्ली मेंबर कितना उसका बॉडी पार्ट ले रहे हो, तो वो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ 9 पे। बजे उतर 10 बजे उतरे। और लास्ट में यहाँ पे क्या पुट करोगे? सेमी कोलन, ठीक है। सो दिस इज स्ट्रक्चर डेफिनेशन। उसके बाद इसको हम यूज़ कैसे करते हैं अपने प्रोग्राम में, वो मैं आपको कल बताऊँ, ठीक है। अभी जस्ट मैंने आपको क्या बताया स्ट्रक्चर क्या होता है। दैट इज़ अ हेट्रोजेनियस कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसमें कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा सेव कर सकते हैं। जैसे आपको क्या होगा, इसमें करेक्टर भी लिया है और इंटीजर भी लिया है, लेकिन अगर हम सिर्फ एरे को यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे लिया इंट एरे, तो इसमें सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू आप दे सकते हो, आप यहाँ पे कोई भी डेसिमल वैल्यू नहीं दे सकते, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के अंदर आप यहाँ पे चाहे तो फ्लोट भी ले सकते हो, मार्क्स को मैं फ्लोट दे सकती हूँ इंट की बजाय, प्लॉट मार्क्स, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में हम डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू को सेव कर रहे हैं, ठीक है। और ये है क्या? इट इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, इसलिए किया जाता है टू स्टोर डेटा। और इसका जो हम प्रोग्राम में यूज करेंगे उसकी डिक्लेरेशन इस तरह से करेंगे, स्ट्रक्ट नेम ऑफ द स्ट्रक्चर, एनी नाम दे सकते हो आप, कोई भी नाम दे सकते हो इधर। और डिफाइन डेफिनेशन कैसे देंगे? इस तरह से देंगे, ठीक है। अभी आपको ज्वाइन करना है, रीज्वाइन